Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to continue chapter 1, that is Indian economy from standard 12th, that is part 2 today. So let's move to the next third concept, industrial sector during the British colonial rule. चलो डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की. व्हाट्स अबाउट इट चिल्ड्रन? ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया से, हमारी जो इंडिया है उसने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया था उसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस में. क्योंकि उनका जो मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो था कि जो इंडियंस जो हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस कर रहे थे उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए. हम अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए. और जो ब्रिटिशर्स थे उनका मोटिव था कि हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को, हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस को इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए. और उन्होंने अपने बिजनेस की एक्सपेंडिंग शुरू की, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया. Now, what are the effects of decline of the country's world famous indigenous handicraft industries? क्या इफेक्ट हुआ? सबसे पहली बात, जब ये इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हुई, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस ख़त्म हुआ इंडिया से, तो बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको मासिव कह सकते हैं, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया. क्योंकि बेरोजगारी छा गई, लोग जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में लगे हुए थे अब उनके पास कोई काम नहीं था. क्लियर? सेकेंड, it also created a new demand in the Indian consumer market. That is the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. Import of cheap manufactured goods from Britain. What I want to say here, हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, देखो बेटा, वो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से ख़त्म किया. अब इंडिया क्या कर रहा था? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था इन ब्रिटिशर्स को. ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? इनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे और ब्रिटेन इन्हें मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कंज्यूमर मार्केट को सस्ते दामों पे प्रोवाइड कर रहा था ताकि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ना हो. क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट महंगा पड़ता था, क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं थी प्रोडक्टिविटी के लिए, हाथों से काम होता था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे. लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे थे, टेक्निक को परचेज कर सकते थे, उन्हें यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे थे. तो इससे क्या था कि जो ब्रिटेन था वो इंडिया को जो मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोवाइड कर रहा था वो सस्ते दामों पर कर रहा था. अब जब इंडिया को वो सस्ते दामों पे, देखो, इंडिया के लोगों को वो सस्ते दामों पे दे रहा है, तो इंडिया के मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड खत्म हो गई थी. जब उनकी डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा था. तो फ़ायदा कौन ले रहा था? ब्रिटेन. इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. प्रोडक्शन किसकी बढ़ रही थी? ब्रिटेन की. अब इंडिया को आप सस्ते दामों पे भी अगर प्रोडक्शन दे रहे हो, अपनी उन्हें प्रोवाइड की जा रही सस्ते दामों पे, लेकिन अगर उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी है, तो वो लोग खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश. द टू फोल्ड मोटिव, ये टू फोल्ड मोटिव क्या था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, जो कि ब्रिटिशर्स ने इफेक्टेड थी, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी. सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है बेटा? शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. जहाँ लोगों को एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी से गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया जा रहा था. तो ब्रिटिशर्स का मोटिव यही था कि जो इंडियंस जो कि प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कामों में लगे हुए थे, बजाय कि उसके अब वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करें, ताकि जो वो प्रोडक्शन करेंगे वो जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होगी वो सस्ते दामों पे इंडिया एक्सपोर्ट करेगा. जो हमारी मॉडर्न अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं ब्रिटेन की, उन्हें एक्सपोर्ट करेगा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. पहली इंटेंशन ये थी ताकि इंडिया का जो स्टेटस था बिजनेस का, जो प्रोडक्शन का, उसको पूरी तरह से गिराना. ये उनका मोटिव था. दूसरा जो मोटिव था, जो हम टू फोल्ड मोटिव्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड मोटिव था कि इंडिया एक स्प्रॉलिंग मार्केट बन के रह जाए, मतलब रगड़ती रहे. क्योंकि वो कुछ खरीदने के मोटिव के उसमें सिचुएशन में नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है. तो इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट बना के रख दिया, जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स थे उनके, उन इंडस्ट्रीज़ के, वो लगातार प्रोडक्शन में बढ़ रहे थे. तो फ़ायदा कौन उठा रहा था? होम कंट्री. किसको एडवांटेज मिल रही थी? होम कंट्री, दैट इज़ ब्रिटेन को. क्लियर? तो इंडिया एक स्प्रॉलिंग मार्केट बन के रह गई. वाई स्प्रॉलिंग मार्केट? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन राइज फॉर 1 मार्क. वाई स्प्रॉलिंग मार्केट? अब स्प्रॉलिंग मार्केट से मेरा क्या मतलब है? बिकॉज ऑल द फिनिश गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय ब्रिटेन इन इंडिया एट चीप रेट्स. जो कि मैंने अभी समझाया आपको कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी ख़त्म की जा रही थी, इंडिया स्प्रॉलिंग मार्केट बन के रह गई थी, वहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही थी. ब्रिटेन
फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया को दे रहा था चीप रेट्स पे, जिससे इंडिया के पास ना कोई प्रोडक्शन का जरिया, ना कोई टेक्निक, ना पैसा प्रोडक्शन के लिए। पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही थी, पोरनेस बढ़ती चली जा रही थी, इंडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो रहा। सो दैट इज स्प्रॉलिंग मार्केट। नाउ modern industrial sector during the second half of the 19th century. What about the situation? Modern industrial sector during the second half of the 19th century. Children, the modern industry began to take root in India during the second half of the 19th century. Initially, यानी कि फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें, ये जो डेवलपमेंट थी, इट वॉज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। इनिशियल स्टेज की बात करूँ तो डेवलपमेंट कहाँ तक रुकी हुई थी, कितना, कहाँ जो स्टेज था वो किस चीज़ की थी स्टार्टिंग में, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स की। दैट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो किससे डोमिनेट हो रही थी, इंडियंस से। और जो हमारा विच वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mills dominated by the foreigners which were mainly concentrated in Bengal. So children, listen carefully. The new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. Modern industry began to take root in India but with slow progress. See what I now dictated to you. Listen carefully these points again. Cotton textile mills in Gujarat and Maharashtra. Jute mills in Bengal. These are the 1 marks question. Cotton textile mills which were dominated by Indians, which were located Gujarat and Maharashtra. Jute mills were dominated by the foreigners. Cotton textile mill dominated by the Indians, and jute mills are dominated by the foreigners, which were located in Bengal. Iron and steel industries which were coming up in the beginning of the 20th century. Children, the Tata and Iron Steel Company, that TISCO, was incorporated in 1907. 1907. This is a 1 mark question. 1907 में TISCO company incorporate हुई थी. That industrial company known as for importantly known as for iron and steel industry, and few other industries in the fields of sugar, cement, paper, which also came up after the Second World War. नाउ व्हाट इज़ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि परस्यू की गई ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसकी कुछ शॉर्टफॉल्स थे। क्या था? प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो बहुत स्लो रेट से प्रोग्रेस कर रही थी। स्लो रेट से प्रोग्रेस होने की वजह से जीडीपी का रेट भी काफ़ी स्लो था। ठीक है, जब प्रोडक्शन नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेज होने लगेगा तो जीडीपी की लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोग्रेस थी, जो उसका रेट था, वो काफ़ी ही स्लो था। सेकेंड, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करती है, जिन्हें फर्दर प्रोडक्शन में कॉन्टिन्यूटी यूज में लाया जाता है, उन गुड्स की प्रोडक्शन करना। तो देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री विच helping to promote industrialization in India. Clear? Third is no substitute in the country's traditional handicraft industries. No substitute to the country's traditional handicraft industries, जो कि इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं था जो कि हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन कर रहा था। सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. Fourth is limited area of operation of the public sector. Limited area of operation of the public sector. पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका एरिया कुछ ही एरियाज़ में कन्फाइंड था, वहीं तक ही सिर्फ उनकी पहुंच थी। जिन चीज़ों में पूरा का पूरा दबदबा, पूरा कंट्रोल था हमारे पब्लिक सेक्टर का, यानी कि गवर्नमेंट का। कौन कौन से एरियाज़ में? दैट इज रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स and some other departmental undertakings. सिर्फ इन 5 एरियाज में there is a 1 mark question children. कितने एरियाज में कन्फाइंड था पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन, उनकी कंट्रोल, यू कैन से दैट इज इन द few areas only. What are those? Railways, power generation, communications, ports and some other departmental undertakings. So 5 I said. Clear? Now let's move to the India's foreign trade. That is the next sector, India's foreign trade during the British colonial period. That is the 4th one we are studying now.
इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था, जो ट्रेड व्यापार किया जाता फॉरेन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के द्वारा, वो उसकी सिचुएशन कैसी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की और कॉम्पोजिशन की फॉरेन ट्रेड की। चिल्ड्रन, जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगाई हुई थी हमारी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगाई थी, दैट इज़ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, कि कितना कोटा हमारा, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी, तो टैक्स चार्जेस थे, उनकी वजह से इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट हो रहा था, एडवर्स इफेक्ट हो रहा था, फॉरेन ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा था। क्लियर? सो लेट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। चिल्ड्रन, हमारा जो इंडिया है, इट बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बना। ठीक है, यानी कि हम रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, क्या चीज़ें थी वो, रॉ सिल्क, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, ये चीज़ें खास करके जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही थी। सेकेंड इज इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का जो है इम्पोर्टर बना, क्योंकि हमने अभी बताया कि कैपिटल गुड्स खरीदने की क्षमता ही नहीं थी इंडिया की, तो जो कंज्यूमर गुड्स थे वो फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जो है इंपोर्ट किए जा रहे थे। किस तरह के गुड्स? कॉटन, देखो हमने रॉ सिल्क दिया उनको, कॉटन, कच्ची कॉटन दी, ठीक है, उसको यूज़ करके उन्होंने उसे वुलन क्लॉथ्स बना के दिए, ब्लैंकेट्स, इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड की, जैसे वुलन क्लॉथ्स, कॉटन के प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड की। तो वी बिकम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो। अब कैपिटल गुड्स की बात करें तो किस तरह की? लाइट मशीनरी विच आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरीज को खरीदने की, इन्वेस्टमेंट करने की जो क्षमता थी वो इंडिया की नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। जो मोनोपोली कंट्रोल था वो किसने बनाया हुआ था? ब्रिटेन ने। किन चीज़ों के ऊपर? इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो मोनोपोली कंट्रोल बना हुआ था वो किस कंट्री का बना हुआ था? ब्रिटेन का। क्लियर? नेक्स्ट इज सुएज कैनाल। व्हाट अबाउट सुएज कैनाल नाउ? जो सुएज कैनाल है वो ओपन किया गया फॉर द फर्दर इंटेंसिफाइजेशन फॉर द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो बहुत इंटेंसिफाइड था, मीन्स बहुत ही ग्रेटर था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। जो सुएज कैनाल था उसे एक हाईवे के रूप में यूज़ किया गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। जो हमारा सुएज कैनाल है बेटा वो एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो रन कर रहा है नॉर्थ से साउथ के बीच में अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज एंड नॉर्थ ईस्टर्न एग्जिट। तो ये जो कैनाल था ये एक ट्रेड के लिए एक रूट था जिसको हम शिपिंग के रूप में यूज़ करते, रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया by doing away with the need to sail around Africa. So its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the India market easier. So Suez Canal became the highway between India and Britain. Clear? Next is about India's foreign trade, which was restricted to Britain more than 50% only. I repeat, India's foreign trade was restricted to Britain only mere 50%, near about 50 or little above. Clear? But it was allowed with a few other countries also. What are those few other countries? Remaining countries are China, Ceylon, that is Sri Lanka, and Persia in Iran. So these were the three other countries except Britain. What are the other three countries with which trade was allowed to the India? That is China, Ceylon in Sri Lanka, and Persia in Iran. Three countries. There is a one more question. Now about drainage of Indian wealth. India की जो wealth थी उसका drain हो रहा था, वो ख़त्म की जा रही थी। किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट कर रहा था। कैसे कर रहा था? अभी बताया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, तो क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तभी तो उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से इंडिया में ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस अराइज हो रहा था। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड दैट इट वाज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट
surplus. Children, but this export surplus came at a huge cost to the country's economy. क्या थी वो? जो सेवरल एसेंशियल आइटम्स थी वो स्कार्सली अवेलेबल थी, उनकी कमी थी. जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही थी क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा था जिनसे उनका कमर्शलाइजेशन बढ़ सकता था, प्रॉफिट अराइज हो सकता था. जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, क्लोथ्स, कैरोसिन, ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रही थी, जिनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी. Furthermore, this export surplus didn't result into any flow of gold or silver in India. इंडिया के अंदर कोई भी गोल्ड और सिल्वर की एक्सपोर्टिंग नहीं हो रही थी, कोई पैसा नहीं आ रहा था. रीज़न क्योंकि आपको मैं बताती हूँ बेटा, हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है. लाइक पहले हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था जहाँ पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता था, जहाँ करेंसीज की एक्सचेंजिंग गोल्ड या सिल्वर करेंसीज में होती थी. स्पेशली इन द गोल्ड एक्सचेंज रेट होता था, गोल्ड में करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता था. तो वहाँ कुछ भी अगर वो खरीदते थे तो वो सारा का सारा पैसा, मतलब जो भी पैसा आ रहा था गोल्ड या सिल्वर के रूप में, वो एक्सचेंजिंग के लिए ब्रिटेन जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है या उनको जो अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए चाहिए, वो कहाँ से ले रहे थे? जो गोल्ड और सिल्वर आ रहा था उसी को यूज़ करके अपने खर्चों को कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरा कर रही थी. जैसे कि वॉर के ऊपर एक्सपेंसेस, जो इनविजिबल आइटम्स इंपोर्ट की जा रही थी, सर्विसेज ली जा रही थी, उनके लिए जो पेमेंट दी जा रही थी वो उसी गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करके की जा रही थी. यानी इंडिया की जो वेल्थ थी, जो पैसा था, वो ख़त्म होता चला जा रहा था. इंडिया की सिचुएशन काफ़ी डाउन, का स्टेटस काफ़ी लो किया जा रहा था. So that is our India's foreign trade, children, during the British colonial period. Now, children, for today this much is sufficient. We will meet in the next video with the next topics. Rest of the topics which are left, we will continue this chapter. Stay connected till then. Stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead.